हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केबीबी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 कोर पेपर 14 का आज दूसरा लेसन पढ़ाएंगे। दूसरा लेसन में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चन को आप लोग को बता रहे प्यारे दोस्तों। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा दे एवं इनकी विशेषताओं, गुण और दोषों का विवेचना करें। पहले हम बता चुके हैं। जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस लेसन से निकल रहा है, यह क्वेश्चन है संगठनात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा दे एवं इनकी विशेषताएं, गुण और दोषों की विवेचना करें। और कोर 13 का जो आप लोग का सारा लेसन जो इम्पोर्टेंट है उसका सारा वीडियो अपलोड हो चुका है और डीएसए 3 का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। कोर 14 का सारा बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद डीएसए 4 का लाएंगे प्यारे दोस्तों। और आप लोग का कोर 13 का आप लोग का एग्जाम है 5 तारीख को प्यारे दोस्तों, कल एग्जाम है, इसलिए आप लोग एकदम जल्द से जल्द वीडियो देख ले, ठीक है। आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको वही क्वेश्चन बता रहे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, वही क्वेश्चन बता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को हम इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के आधार पर आप समझ लीजिए। संगठनात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा दे एवं इनकी विशेषताओं एवं गुण एवं दोषों की विवेचना करें। सबसे पहले आपको डायग्राम कंस्ट्रक्ट दर्शाएंगे तो एग्जामिनर को भी लगे नहीं बंदा पढ़ क्या है। तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था, उसके बाद परिभाषा लिखिएगा, विशेषता लिखिएगा, गुण लिखिएगा, दोष लिखिएगा। अब संगठनात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा क्या होता है? जिस देश में केंद्र प्लस राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है वहां पर संगठनात्मक शासन व्यवस्था होती है। जिस देश में, भारत का एग्जाम्पल ले तो भारत में दो प्रकार की शासन, दो प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो यहाँ पे दो तरह की सरकार होती है। केंद्र की शक्तियां कुछ अलग होती है, राज्य की शक्तियां अलग होती है। दोनों के पास शक्तियां बराबर नहीं होती। केंद्र के पास अलग शक्तियां दी जाती है, राज्य के पास अलग से शक्तियां दी जाती है, ठीक है। और संगठनात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जिस देश में केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां होता है विभाजन किया जाता है, वहाँ पे संगठनात्मक शासन व्यवस्था होती है। संघ शब्द अंग्रेजी भाषा के, जो संघ शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है। फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है किसका? संघ शब्द जो अंग्रेजी भाषा है उसका फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है। फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोडस से हुई है और फेडरेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के फोडस से हुई है, जिसका अर्थ संधि या समझौता होता है और जिसका अर्थ संधि या समझौता होता है। संगठनात्मक शासन प्रणाली वाला देश भारत, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूगोस्लाविया, मलेशिया। देखिए संगठनात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो आपका भारत, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूगोस्लाविया, मलेशिया। संगठनात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न रूप से दी गई है। अगर संगठनात्मक शासन व्यवस्था देखें तो उनकी जो परिभाषा दी गई है विभिन्न विद्वान द्वारा विभिन्न तरीके से तर्क दिया गया, अपने अपने तर्क रखे कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। एक सरल शब्दों में देखें, जिस देश में केंद्र प्लस राज्य की शक्तियां, केंद्र और राज्य की शक्तियां बटी होती है या विभाजन होती है, वहां पे संगठनात्मक शासन व्यवस्था। इसका एकदम सरल उदाहरण, देश का एकदम सरल उदाहरण है। कहाँ कहाँ संगठनात्मक शासन व्यवस्था? भारत, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूगोस्लाविया, मलेशिया। और एकात्मक में सिर्फ केंद्र सरकार होती है, सिर्फ केंद्र सरकार में ही सारी शक्तियां होती है, ठीक है। संगठनात्मक में वहाँ पे दो सरकार होती है, केंद्र प्लस राज्य। एकात्मक में सिर्फ एक सरकार होती है केंद्र की, ठीक है। संगठनात्मक, इसका जो परिभाषा दिया गया संगठनात्मक शासन है और संगठनात्मक सरकार एक ऐसी राजनीतिक अवस्था है जिसमें राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति के साथ राज्यों के अधिकारों को भी सुरक्षा बनी रहती है। यह कथन डायसी का कहना है। डायसी कहते हैं कि जो संगठनात्मक सरकार होती है उसमें बोलते हैं कि ऐसी राजनीतिक अवस्था जिसमें राष्ट्रीय एकता तथा जो राष्ट्रीय एकता होती है तथा शक्तियों के साथ, राष्ट्रीय एकता होती है उसके साथ शक्ति के साथ राज्यों के अधिकारों को भी सुरक्षा बनी रहती है। यह कथन डायसी का कहना है। बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता होती है, शक्ति के साथ राज्यों के जो अधिकार होते हैं सुरक्षित रहते हैं, उसे संगठनात्मक सरकार कहते हैं। डायसी का कहना है संघीय राज्य वह है जिसमें अधिकार व शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो व दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दे दिया जाए। यह कथन फाइनल का है। फाइनल बोलते हैं कि संघीय राज्य वह है जिसमें अधिकार
और शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होती है। स्थानीय मतलब अपने गांव के स्तर पर कुछ क्षेत्र में निहित होते, पंचायत में निहित होती है, और दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्र के समुदाय द्वारा। और जो दूसरा भाग होता है वो स्थानीय जो समुदाय होती है ना, जो अपने अपने समुदाय होते हैं, उसके द्वारा विचार पूर्वक बनाई जाती है और केंद्रीय संस्था को दे दिया जाता है। मान लीजिए कि स्थानीय क्षेत्र में जो निहित होते हैं कुछ भाग, उसके बाद स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय द्वारा विचार पूर्वक जब बनाई जाती है, उसके बाद केंद्रीय संस्था को दे दिया, केंद्र को दिया जाता है। यह कथन फाइनल का है। संघ राज्यों का एक ऐसा समुदाय, बोलते हैं संघ राज्यों का एक ऐसा समुदाय जो नए राज्यों का निर्माण करता है। यह कथन हेलमेंटन का है। हेलमेंटन बोलते हैं कि राज्य संघ जो राज्य है, उस राज्य एक ऐसा समुदाय है जो नए राज्यों का निर्माण करता है। ठीक है, यह कथन हेलमिंटन का है। ठीक है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था की विषय देखिए। संगठनात्मक शासन व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। संगठनात्मक शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहला विशेषता है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। इसमें जो इस संगठनात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के जो केंद्र और राज्य होते हैं उसके भी शक्ति का विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों को भी शक्तियों को बांट दिया जाता है, और संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र, जो राज्य होता है और केंद्र के भी जो शक्तियां होते हैं वो बांट दी जाती है, दोनों को अलग अलग शक्तियां दी जाती है। इसे हम राज्य, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोहरी शासन व्यवस्था। जहां भी संगठनात्मक राज्य रहेंगे वहां पर आपको दो तरह की सरकार मिलेगी। जहां भी संगठनात्मक राज्य रहेगा वहां पे दो तरह की सरकार मिलेगी, अमेरिका रहे या भारत रहे या कोई भी रहे, वहां पे दो तरह की सरकार मिलेगी, राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। और एक अनात्मक विकास, वहां पे एक हरी शासन व्यवस्था होती है, वहां पे एक ही शासन व्यवस्था है। इसमें दो शासन व्यवस्था है। जैसे हम बोल सकते हैं कि दो कार्यपालिका, एक केंद्र की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका, एक केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार। दोहरी नागरिकता, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक अनात्मक में एक हरी नागरिकता पाई जाती थी, यहाँ पे दो संगठनात्मक में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जैसे केंद्र प्लस राज्य। यहाँ पे बोल सकते, उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि केंद्र प्लस राज्य का उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि अगर कोई नागरिक अमेरिका में रह रहा तो कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में रहता है तो उसे कैलिफोर्निया की नागरिकता मिलेगी और फिर उसको अमेरिका का नागरिकता मिलेगी। अगर हम यहाँ पे भारत का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा पाए दोस्तों, तो सबसे पहले हम भारत, कोई भी मान लीजिए कि हम लोग हैं भारत में रहकर, सबसे पहले हम लोग को, मान लीजिए कोई हम लोग माने झारखंड में, सबसे पहले हमको भारत की नागरिकता मिलेगी। भारत की नागरिकता मिलने के बाद हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसके बाद उसको वहां की नागरिकता मिलेगी। हम झारखंड में रह रहे तो झारखंड की नागरिकता मिलेगी। यहाँ इसी बात को लेकर दर्शाया गया है कि सबसे पहले आपको कैलिफोर्निया, वहां पे आपको दो तरह की नागरिकता मिलेगी। वहां पे आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, उसके बाद कोई व्यक्ति को फिर कैलिफोर्निया की नागरिकता मिलेगी, उसके बाद कैलिफोर्निया की नागरिकता मिलेगी और फिर उसको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। उसके बाद दो नागरिकता होगी, जैसे कैलिफोर्निया प्लस अमेरिका। जब वो अमेरिका देश में रह रहा है और राज्य में रह रहा है कैलिफोर्निया में, तो ठीक है, कैलिफोर्निया में रह रहा है तो उसको कैलिफोर्निया प्लस अमेरिका दोनों की नागरिकता मिलेगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश में हम झारखंड राज्य में रह रहे हैं तो हमको सबसे पहले भारत की नागरिकता मिलेगी, उसके बाद हमको अपना झारखंड का नागरिकता मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि भारत प्लस झारखंड की नागरिकता, ठीक है, दोहरी नागरिकता मिलेगी। लिखित संविधान और कठोर संविधान, जो संगठनात्मक शासन व्यवस्था उसमें लिखित और कठोर संविधान होता है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसकी संविधान का लिखित तथा स्पष्ट तथा निश्चित होता है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में जो उसकी संविधान की विशेषता होती है वो लिखित होती है, स्पष्ट होती है, निश्चित होती है, क्योंकि वहां पर केंद्र और राज्य की शक्तियों को बांट दिया जाता है। क्योंकि वहां पर केंद्र और राज्य की शक्तियों को बांट दिया जाता है, इसलिए वहां पर लिखित, स्पष्ट और निश्चित संगठनात्मक शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में संविधान केवल लिखित, स्पष्ट तथा निश्चित ही नहीं होता वरन वह सर्वोच्च भी होता है। अगर हम संगठनात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, संविधान केवल लिखित, स्पष्ट तथा निश्चित ही नहीं होता वरन वह सर्वोच्च भी होता है, सबसे ऊंचा भी होता है। संविधान के विरुद्ध किसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, और संविधान के विरुद्ध कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी कोई भी रहे तो संविधान के विरुद्ध कानून बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान के अंदर दायरे में रहकर संसद लोग भी कानून बनाते हैं, तो संविधान के दायरे में रहकर ही कानून बनाते, उनके दायरे से बाहर निकलकर कानून नहीं बनाते। सारे लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, सारे लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। ठीक है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था के गुण, हम इसकी विशेषता देख ली। अब संगठनात्मक शासन व्यवस्था की क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। संगठनात्मक शासन व्यवस्था
जो संगठनात्मक शासन व्यवस्था है सचमुच आज की 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश राज्य ने अपनाई है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था अनेक गुण है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में अनेक गुण है जिन्हें हम निम्नलिखित रूप से रख सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय निरंकुशता का भय नहीं। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है तो केंद्र सरकार निरंकुश नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे केंद्रीय निरंकुशता का भय नहीं और वहाँ पे केंद्रीय निरंकुशता का एकात्मक केंद्रीय निरंकुशता का भय होता है। सिर्फ जो वहाँ पे एकात्मक में वहाँ पे जो वहाँ पे दोष होगा, यहाँ पे गुण होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे केंद्रीय निरंकुशता का भय नहीं। जो केंद्रीय निरंकुशता केंद्र सरकार होती है उसे निरंकुशता के भय अन्य शक्तिशाली होने का भय नहीं रहता। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है क्योंकि यहाँ इसलिए यहाँ पे शक्तिशाली नहीं होते कि राज्य और केंद्र वहाँ पे शक्तियां बटी होती है तो केंद्र सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों की शक्तियां अलग अलग है। मान लीजिए कि हमारे घर में फैमिली मम्मी और पापा के बीच दोनों में शक्तियां बटी हुई है। फिर हम लोग पे न ज्यादा पापा हावी हो सकते हैं, ज्यादा मम्मी हावी नहीं हो सकती। दोनों के पास समान अधिकार रहता है तो फिर वहाँ पे निरंकुश नहीं बन पाते, अपने शक्तिशाली अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। दोनों का समान अधिकार रहने से दोनों के पास शक्तियां बटी रहती है। स्थानीय समस्याओं का उचित समाधान। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय समस्याओं का समाधान मिल जाता है। और संगठनात्मक शासन व्यवस्था में बात करें तो स्थानीय समस्या होती है जो जमीन स्तर पे होती है, अपने ग्राम स्तर पे होती है, अपने गांव स्तर पर जो समस्या होती है उसका समाधान मिल जाता है क्योंकि इनमें 3 प्रकार की सरकार होती है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में 3 प्रकार की सरकार होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था में 1 प्रकार की सरकार होती है। केवल केंद्र सरकार वहां पे होती थी। यहाँ पे संगठनात्मक शासन व्यवस्था में जैसे केंद्र प्लस राज्य प्लस स्थानीय, जैसे हम केंद्र की सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, स्थानीय अपने यहाँ ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर भी यहाँ पे सरकार होती है। उसके पास शक्तियां रहती है और तीनों के स्तर पर समान शक्तियां रहती है और इसलिए समस्याओं का समाधान अच्छे से हो पाता है। जब शक्तियां रहेगा, सबके पास शक्तियां रहेगा तो समस्या को गाँव के स्तर पर जहाँ पे समस्या होगा तो गाँव के स्तर पर स्थानीय लोगों के द्वारा समस्या को सुना जाएगा, उसके बाद उसका समाधान निकाला जाएगा, उसका हल निकाला जाता है और अच्छे से उसका समाधान जो समस्या उसका समाधान अच्छे से किया जा सकता है। बड़े बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त संगठनात्मक शासन व्यवस्था के गुण में कहा गया है कि बड़े राज्यों के लिए संगठनात्मक शासन अच्छा होता है और बोला जाता है कि जो संगठनात्मक शासन व्यवस्था होती है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था गुण में कहा जाता है कि बड़े राज्यों के लिए संगठनात्मक शासन अच्छा होता है। बड़े राज्य के लिए संगठनात्मक शासन व्यवस्था अच्छा है क्योंकि वहाँ पे आपको शासन करने में बहुत आसानी होगा। वहाँ पे केंद्र होगा, राज्य होगा, स्थानीय सरकार होगी, सभी तीनों की शक्ति समान होगी तो वहाँ पे एकदम समस्या का जो जमीन के नीचे की स्तर की मामला होगा वह नीचे स्तर पर सुना जाएगा, राज्य के स्तर का मामला राज्य के द्वारा सुना जाएगा, केंद्र स्तर के मामला केंद्र सरकार द्वारा जाएगा और अच्छे से इसका संगठनात्मक शासन होता है। और राज्य की शक्तियां राज्य को शक्तियां देकर के राज्य को एकीकरण बनाया जाता है और राज्य की शक्तियां देकर के राज्य को एकीकरण को बनाया जाता है और देश में एकता भी बनाया जाता है। जब उसके राज्य के सामने शक्तियां देती है, स्थानीय स्तर पर शक्तियां दी जाती है तो वहाँ पे फिर देश में एकता बन जाता है कि वहाँ पे सारे लोग एक समान है, वहाँ पे सभी को समान अधिकार दिया गया है, सबकी समस्या को सुना जाता है। ठीक है, एकात्मक में सिर्फ केंद्र सरकार रहती थी, वहाँ पे केंद्र सरकार पे वहाँ पे निरंकुश वहाँ पे सरकार बन जाती थी। नागरिक अधिकारों की रक्षा। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में होती है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। यहाँ पर शक्ति का भी केंद्रीकरण होता है और यहाँ पे शक्ति को बांट दिया जाता है पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। और एक चीज आप जान लीजिए, हमारे मौलिक अधिकारों को कोई किसी के छीनने का राइट नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये हमारे मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया कि आपको कोई भी आदमी आपको मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता है। ठीक है, कुशल प्रशासन। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में अधिकारों को स्पष्ट विभाजन होता है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में बात करें तो अधिकारों को स्पष्ट विभाजन हो जाता है। इसमें केंद्र की सरकार होता है, उसका काम हल्का हो जाता है। जब सारी शक्तियां बटी होती है केंद्र की सरकार के काम में हल्की हो जाती है, अच्छे से काम कर सकती है। इनमें प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। इसमें प्रशासन की कार्यकुशलता में अगर राज्य के स्तर पर कुछ मामला होगा तो राज्य की पुलिस देखेगी। ठीक है, अपने जिले में मामला होगा तो जिले का स्तर की पुलिस देखेगी। इस तरह आपकी कार्यकुशलता में काफी आसानी हो जाता है, काफी वृद्धि हो जाती है। कार्यकुशलता में प्रशासन में वृद्धि हो जाती है और अच्छे से काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा। संगठनात्मक शासन का निर्माण होता है विभिन्न राज्यों तथा इकाइयों के आपस में संगठित होने से होता है। और जो संगठनात्मक शासन का निर्माण होता है विभिन्न राज्यों इकाइयों को आपस में संगठित आपस में जमा होने से होता है। विभिन्न इकाइयों तथा राज्यों के आपस में मिल जाने व राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अगर सब मान लीजिए वहाँ पे
संगठित हो जाते हैं, आपस में इकाइयां संगठित हो जाते हैं, उसका विभिन्न इकाइयां तथा राज्य के आपस में मिल जाने से राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की तुलना से अधिक शक्तिशाली, जब हम यहाँ सभी लोग समान रहेंगे तो हम अधिक जो दूसरे राष्ट्र उससे काफी शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जन जागरूकता, चूंकि संगठनात्मक शासन में शक्ति विकेंद्रीकृत रहती है और चूंकि संगठनात्मक शासन व्यवस्था उसमें शक्ति विकेंद्रीकृत रहती है, इसलिए जनता को शासन में भाग लेने का अधिक समय मिल जाता है इनमें जनता अपने राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से परिचित रहती है और इसमें जो जनता रहती है और राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों से परिचित रहती है, जाने हुई रहती है, इसलिए इसे प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था के दोष, अब देखिए इसका गुण तो पढ़ लिया कि बहुत अच्छा ये ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, इसमें ये होना चाहिए, लेकिन संगठनात्मक शासन व्यवस्था के दोष भी है। इनकी क्या क्या दोष है कि ये देखिए यहाँ पे दोष क्या क्या, संगठनात्मक शासन व्यवस्था के उपयुक्त गुणों के साथ साथ इनमें निम्नलिखित दोष भी पाए जाते हैं। मान लीजिए कि आदमी में अच्छे और बुरा गुण तो दोनों रहता है, तो अच्छे गुण को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बुरे गुण को भी पढ़ेंगे। दुर्बल केंद्रीय सरकार, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में दुर्बल केंद्रीय सरकार में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है और संगठनात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो दुर्बल केंद्रीय सरकार में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। प्रशासनिक एकरूपता का अभाव, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासनिक एकरूपता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना कानून होता है। देखिए वहां पे बोले कि नहीं एक राज्य सबको समान अधिकार प्रशासनिक पुलिस को दे दिया जाता है सभी को, और केंद्र सरकार के काम को हल्का कर दिया। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्रशासनिक एकरूपता में अभाव पाया जाता है, अगर सबके पास हम दे देते तो हर राज्य सबके पास तो अलग अलग अपना कानून बना हुआ है, तो अपने कानून के अनुसार उसको चलाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि तत्काल समय में झारखंड राज्य में 60-40 का नीति लागू है। अगर हम वर्तमान समय में आपको उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में भी देख लीजिए कि झारखंड में 60 और 40 का नीति तो अभी तो लागू है, ठीक है, कि 60% झारखंडी रहेंगे, कोई वैकेंसी अगर 40% बाहर के रहेंगे। तो यहाँ पे फिर वही बात करें कहीं बिहार में, तो बिहार में इस तरह का नहीं है, वहाँ अपने अनुसार रूल चलाता है, सब राज्य का अपना अपना कानून होता है, इसी में फिर यहाँ पे एकरूपता नहीं पाई जाती है, ठीक है, और इसमें अभाव पाया जाता है। विघटन का भय, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में विघटन का भय होता है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में विघटन का भय होता है, क्योंकि कब राज्य संघ से अलग हो जाए, इसलिए अलग होने का डर हमेशा बनाता है। जो विघटन का भय इसलिए बनाता है कि संगठनात्मक शासन व्यवस्था में विघटन का भय होता है, क्योंकि कब राज्य संघ से अलग हो जाए उनको खुद पता नहीं होता, इसलिए अलग होने का डर हमेशा बना रहता है। खर्चीली शासन व्यवस्था, संगठनात्मक शासन व्यवस्था खर्चीली होती है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था खर्चीली होती है क्योंकि यहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था होती है। इनमें हमेशा दो तरह की सरकारें होती है, केंद्र प्लस राज्य, राज्य प्लस केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, दोनों को रहने, जो दोनों है उसको रहने में खर्च ज्यादा होता है। इसका अच्छा उदाहरण मतदान है। अगर मान लीजिए कि एकनात्मक शासन व्यवस्था में कम खर्च होता है और संगठनात्मक शासन व्यवस्था में अधिक खर्च होता है। मान लीजिए कि आपका लोकसभा भी राज्यसभा दोनों का चुनाव होता है, तो दोनों में काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए इसको खर्चीली पद्धति व्यवस्था बोली गई है, ठीक है। केंद्र सरकार जो केंद्र राज्यों के बीच मतभेद और केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होता है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में हमेशा केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होता रहता है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में केंद्र और बीजेपी की सरकार है। अगर हम संगठनात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो हमेशा यहाँ मतभेद होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार चलती है। कभी केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगाती है, राज्य सरकार कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि हमको केंद्र सरकार, राज्य सरकार बोलती है हमको केंद्र सरकार अनुदान नहीं दे रही और केंद्र सरकार बोलती है हम अनुदान दे रहे हैं लेकिन ये खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में केंद्र में बीजेपी भाजपा की सरकार है और वर्तमान समय में राज्य में जेएमएम की सरकार है। हम झारखंड की बात करें प्यारे दोस्तों, तो झारखंड में जेएमएम की सरकार है और केंद्र में राज्य की सरकार है। दोनों में मतभेद होता रहता है। कभी राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं और कभी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाता है कि हमको केंद्र सरकार अनुदान नहीं देती, और केंद्र सरकार बोलती कि हम अनुदान भेजते हैं लेकिन राज्य सरकार लगाते ही नहीं है। इस तरह मतभेद बना रहता है, दोनों पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इस तरह हमारा अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप एक लाइक, एक शेयर और
एक सब्सक्राइब करते से हमको मोटिवेट होता है और अच्छे से हमको पढ़ाने के लिए उत्तेजना बढ़ती है, इसलिए हम आप लोग को और अच्छे से एकदम सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। प्यारे दोस्तों, संकट काल के लिए अनुपयुक्त, और जो संगठनात्मक शासन व्यवस्था संकट काल के लिए अनुपयुक्त होती है, उपयोगी नहीं होती है। जो अधिकारात्मक शासन व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि वहाँ पे केंद्र की सरकार रहती है तो अपने कुछ भी निर्णय लेने के लिए हिचकिचाती नहीं है, तुरंत अपने निर्णय ले लेती है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में थोड़ा निर्णय लेने में देरी लगता है, राज्य से पूछना पड़ता है, राज्य की मत आएगा उसके बाद वहां निर्णय लिया जाता है। ठीक है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में कहा जाता है कि संकट काल के समय निर्णय लेने में देरी होती है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में कहा जाता है कि जो संकट काल के समय होते हैं वो निर्णय लेने में देरी होती है, क्योंकि इनमें दो सरकार होती है, केंद्र और राज्य सरकार होती है। इसलिए संकट काल के समय निर्णय आसानी से नहीं लिया जा सकता, और इसलिए संकट काल के समय आसानी से निर्णय नहीं लिया जा सकता। मान लीजिए घर में अगर मम्मी पापा भैया सब लोग हैं और सबके पास समान अधिकार दिया हुआ है, कुछ मान लीजिए किसी से झगड़ा होगा तो हमको सबसे निर्णय लेना पड़ेगा, तो इस संगठनात्मक शासन व्यवस्था हो गई। इस संगठनात्मक सबसे निर्णय लेना, उसके बाद तो हम निर्णय ले सकते। अगर एकात्मक घर मान लीजिए पापा घर में सबसे हेड है, पापा सबसे शक्तिशाली है, अगर किसी से झगड़ा सबसे पहले वो जाके भीड़ जाएंगे, उसका बाद में हम लोग से जाएंगे, उस पापा भीड़ जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो एकदम उसे मान लीजिए एकात्मक शासन व्यवस्था है कि अपने शीघ्र निर्णय लेने के लिए सर्वमान है, शक्तिशाली है, वो अपने से निर्णय लेने के तत्काल अपने निर्णय को ले सकते। लेकिन संगठनात्मक शासन व्यवस्था में सबके पास शक्तियां दिए हुआ है, तो निर्णय लेने में देरी लगता है, उनके मतानुसार फिर निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए संकट काल के लिए अनुपयुक्त होता है। इस तरह आपका ये खत्म हो गया और आप लोग के सामने बहुत ही जल्द लाने का चैप्टर प्रयास करेंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल फ्री रहे प्यारे दोस्तों, कल वीडियो नहीं आप आया, कुछ ज्यादा बिजी थे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे और अपने दोस्तों तक पहुंचा दे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमको काफी मोटिवेट करता है और आपको पढ़ाने के लिए काफी उत्तेजना हमको बढ़ती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस तरह ही आपका लेसन कंप्लीट हो गया।